Hi, this is Komal Chaudhary and I welcome to all at the YouTube channel GS365 एंड आज का जो हमारा सेगमेंट रहने वाला है वो रहने वाला है करंट अफेयर्स का। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज के पहले टॉपिक, फिर हम डिस्कस करेंगे आज की करंट अफेयर्स। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक्स के साथ। तो देखेंगे कौन कौन से टॉपिक हैं हमारे। तो कौन कौन से टॉपिक हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को प्रतिष्ठित डिजिटल भुगतान पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? डिजिटल भुगतान पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है बीएसएनएल ने क्वांटम 5G FWA को लॉन्च कर दिया है। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है, क्योंकि बीएसएनएल अभी न्यूज़ में रहा है पिछले दिनों। नेक्स्ट हमारा क्या है कि सुब्रमण्यम रमन ने PFRDA के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। न्यूज के साथ साथ हम देखेंगे इसका स्टैटिक पार्ट भी। सो डोंट वरी, आप जब GS365 के साथ जुड़े हुए हैं तो आप निश्चिंत होकर पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देखेंगे, फिर देखेंगे हम मिजोरम ने भाषणी के साथ एक समझौता किया है, उसे समझेंगे। भाषणी क्या है ये भी समझेंगे, ठीक है। भाषणी बार बार न्यूज में आ रहा है, भाषणी है क्या चीज उसको भी जानेंगे। ऊर्जा संक्रमण रैंक जारी हुआ है। G7 शिखर सम्मेलन हुआ है हाल ही में, और इसरो ने 511 करोड़ रुपए का एक जो कॉन्ट्रैक्ट है वो HAL को दिया है SSLV के लिए, राइट। नेक्स्ट हमारा है कि भारत की माया राजेश्वर ने जर्मनी महिला एकल ITBF J200 ग्लैडबैक के खिताब को जीता है। बहुत छोटी सी न्यूज है, बट आप सभी को पता है कि गेम से संबंधित बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, तो हम ये छोड़ नहीं सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट न्यूज की तरफ चलेंगे। फर्स्ट न्यूज क्या है हमारा? फर्स्ट न्यूज हमारा है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को प्रतिष्ठित डिजिटल भुगतान पुरस्कार दिया गया है। ठीक है साहब, कौन सा पुरस्कार दिया गया है? डिजिटल भुगतान पुरस्कार। किसके द्वारा दिया गया है? यह दिया गया है वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? वित्तीय सेवा विभाग के द्वारा, जो किसके अंतर्गत काम करता है? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। आप ऐसे ब्रेक करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। दिया गया है 2024-25 के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्या है? वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रदर्शन सूचकांक में IPP इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB ने देश के सभी भुगतान बैंकों में पहला स्थान प्राप्त किया है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान एक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें सभी भुगतान बैंकों में फर्स्ट किसको मिला है? फर्स्ट पोजीशन आई है IPPB की, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की। अभी हम बात करेंगे कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक होता क्या है, डोंट वरी, ठीक है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अपने सराहनीय प्रदर्शन के लिए इसे IPP विशेष उल्लेख भी प्रदान किया है। ये एक टाइटल है जो इसे अलग से मिला हुआ है। कौन सा? विशेष उल्लेख का टाइटल भी इसे दिया गया है। कब? वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? बैंक को तकनीक सक्षम डोर स्टेप बैंकिंग मॉडल के माध्यम से नागरिक केंद्रित डिजिटल बैंकिंग समाधान प्रदान करने के लिए इसे मान्यता दी गई है। आप एक चीज समझिए, दो तरह की संस्थान हम डिस्कस करते हैं, एक तो प्राइवेट संस्थान, एक सार्वजनिक, यानी कि एक पब्लिक हो गया, सरकारी हो गया, दूसरा क्या हो गया? निजी क्षेत्र हो गया, प्राइवेट हो गया। जब कोई भी संस्थान, प्राइवेट संस्थान कहीं काम करेगी तो उसका उद्देश्य होता है, अल्टीमेटली उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना, ठीक है, लाभ कमाना प्राइवेट कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य होता है, राइट। वहीं जब हम बात करते हैं सार्वजनिक कंपनी, पब्लिक कंपनी, सरकारी कंपनी की हम बात कर रहे हैं, तो भाई मेरे उसका उद्देश्य होता है जन कल्याण। क्या होता है? सामाजिक कल्याण। तो जब हम बात करते हैं जो वंचित तबका है, दूर दराज के एरिया है जहां पर निजी क्षेत्र के बैंक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उन बैंकों में जो डोर स्टेप पे सुविधा, ठीक है, डोर स्टेप पे सुविधा, और दूसरा नागरिक केंद्रित जो मॉडल है उसके माध्यम से इस बैंक को मान्यता दी गई, इसको स्थापित किया गया, राइट। ये अक्सर आपको दिखेगा जो डाकघर होते हैं वहां पर ये बैंक, उसी डाकघर में ये बैंक की ब्रांच आपको मिल जाएगी। यानी कि घर घर आपको एक क्या, जो डाक विभाग है वो छोटा सा एक ऑफिस होता है, वहीं पे आपको ये बैंक मिलेगा, ठीक है। क्लियर? आप समझो, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को 1 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया। कब किया गया? 1 सितंबर 2018 को लॉन्च किया। जैसे हमने बात की कि यह एक सरकारी संस्था है जिसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक कल्याण, राइट। क्लियर पॉइंट।
जब सरकारी संस्थान है तो इस जो संस्थान है, हम बात कर रहे हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जो संस्थान है, इस संस्था में जो इक्विटी है किसका शेयर होगा, किसका स्वामित्व होगा, तो डेफिनेटली सरकार का होगा। और बता दूं 100% पूरा का पूरा स्टेक किसका है, पूरा का पूरा स्टेक है सरकार का, पूरा का पूरा स्टेक किसका है, सरकार का है 100%, राइट। दूसरा, यह डाक विभाग के तहत इसको स्थापित किया गया है। किसके तहत स्थापित किया गया है, डाक विभाग के तहत। तो आपको दिखेगा कि इसका ऑफिस जो मिलेगा वो डाक घर में ही आपको इनका ऑफिस दिख जाएगा, राइट। जो डाकिया होते हैं उनको ही एक्सेस है, वो यहाँ पे आपको जो सुविधाएं बैंक देते हैं वही अकेला पर्सन, एक व्यक्ति आपको सारी सुविधाएं दे देता है, ठीक। दूसरा, मंत्रालय की बात करूं तो किस मंत्रालय के अंतर्गत आ रहा है, संचार मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय है साहब, संचार मंत्रालय, क्योंकि डाक विभाग है, संचार मंत्रालय। और कौन सा विभाग है, डाक विभाग, ठीक है। तो कुछ लोग इसे जो ग्रामीण स्तर पर ये भी समझते हैं कि यह क्या है, जो डाक खाने वाले बैंक पे जा रहे हैं, है ना, ऐसे भी बोला जाता है। तो एक ऐसे हो गया देसी लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पूरा न्यूज़ कवर, राइट। क्योंकि अभी IPPB को क्या मिला है, अवार्ड मिला है, जिसकी वजह से न्यूज़ में है। तो हमने पूरा न्यूज़ समझ लिया, स्टैटिक पार्ट समझा, कब स्थापित हुआ, 1 सितंबर 2018 को स्थापित हुआ, 100% इक्विटी सरकार की है, ठीक है। डाक विभाग के अंतर्गत आता है, संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है, राइट। नागरिक केंद्रित मॉडल पर एक काम करता है। वंचित इलाकों में, इस वंचित इलाकों में जो लोग वंचित हैं, जिनको अभी बैंकिंग सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है, जहां तक उन लोगों को बैंकिंग सुविधा तक लाना इसका उद्देश्य है। यानी कि समावेशी विकास की, हम समावेशी विकास को यहां पे देख सकते हैं। आ गया ये नेक्स्ट न्यूज क्या है, नेक्स्ट न्यूज हमारा है, नेक्स्ट न्यूज से पहले एक चीज समझिए। अगर हम, एक छोटी सी चीज मेरे को दिमाग से निकल गई, अब वो समझ लीजिए थोड़ा सा, कि जब हम बात कर रहे हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, और दूसरा हमारी तरफ है नॉर्मल बैंक, ठीक है, अलग। तो बैंक है तो ये भी बैंक, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस दोनों में क्या है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। बैंक का काम होता है, बैंक का क्या काम होता है, बेसिक सेवाएं आपको प्रोवाइड कराना, आपसे जो आपके लेन देन है उसको सुविधाजनक बनाना, पैसे आपसे लेंगे, आपको ब्याज देंगे, ठीक है, आपके पैसे अपने पास रखेंगे। फिर दूसरा, बैंक और क्या होता है, FD हो गया, RD हो गया, राइट। आपको लोन दे सकते हैं, आपको क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं, यानी कि क्या करेंगे, ये आपके सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट खोलेंगे, FD कर सकते हैं, RD कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड आपको दे सकते हैं, ठीक है, आपको लोन दे सकते हैं, ये सब क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। पोस्ट पेमेंट बैंक क्या कर सकता है, आपको सेविंग अकाउंट खोल सकता है, इसकी लिमिट है 1 लाख, यानी कि आप 1 लाख से अधिक रुपए यहां पर सब जमा नहीं कर सकते। दूसरा, आपको क्रेडिट कार्ड ये दे सकता है, ये नहीं देंगे, लोन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये इसकी सीमाएं हैं, जब हम बात करते हैं सीमाएं हैं इसकी। क्या FD दे सकता है, ये FD, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक FD प्रोवाइड करा सकता है जी, FD नहीं देंगे। RD भी नहीं दे सकते। तो ये इसकी सीमाएं हैं, ठीक है। ये बेसिक आपको जो जरूरत है, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है, वंचित तबके तक पहुंचना, जहां पर पारंपरिक रूप से बैंक नहीं पहुंच पाए हैं, उन लोगों तक पहुंच, यानी कि उन लोगों के लिए एक माध्यम, डिजिटल माध्यम, ताकि वो अपने पैसों का लेन देन आसानी से कर सकें। जो सुविधाएं आप बेसिक रूप में, एक ह्यूमन के रूप में, आप समाज के हिस्से के रूप में ले रहे हैं बैंकों से, वही बेसिक सुविधाएं आप ये भी वो लोग भी ले पाए, इसलिए इसको लाया गया है, ठीक है। इसमें इक्विटी सरकार की 100% है, और इस पर स्प्लिट हो सकती है, कुछ सरकारी बैंक भी हैं, प्राइवेट बैंक भी हैं, अलग अलग है, ठीक है, क्लियर, राइट। तो ये बेसिक डिफरेंस रहेगा जब हम बात कर रहे थे किसमें, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में और नॉर्मल बैंक में, ठीक है। बाकी दोनों का काम जो सेम है, दोनों का समानता क्या है, पैसे ट्रांसफर करना, किसी का बिल जमा करना, आपको फोन का रिचार्ज करना है, बिल जमा करना है बिजली का, तो आप दोनों से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर आपको कोई पेमेंट करना है, चिप्स लेना है, कोल्ड ड्रिंक लेना है, आप ले सकते हैं दोनों से,
दोनों बैंक से। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, ये मुझे अचानक से याद आ गया। अब आई नेक्स्ट न्यूज क्या हमारा कि बीएसएनएल ने क्वांटम 5G FWA क्वांटम 5G FWA को लॉन्च किया है। बीएसएनएल ने हैदराबाद में, कहाँ पे, हैदराबाद में क्वांटम FWA को लॉन्च किया है। पूरा समाधान 100% स्वदेशी है, यानी कि जो लॉन्च किया गया है, जो 5G लॉन्च किया गया है वो पूरा 100% स्वदेशी है, जिसमें आंतरिक भारत पहल के तहत इसे विकसित किया गया है। ठीक है, क्लियर। दोबारा सुन लीजिए कि बीएसएनएल ने हैदराबाद में क्वांटम 5G FWA को लॉन्च किया, 5G FWA को लॉन्च किया है, जिसमें आपको क्या मिलेगा कि आप 5G रेडियो टेक्नोलॉजी का यूज करके, ठीक है, भारत में जो फाइबर की जो है उपयोग करके, फाइबर हो गया, 5G हो गया कॉन्सेप्ट, उसमें बीएसएनएल ने पहली बार आपको सिमलेस और हम बात करें अगर फिक्स्ड वायरलेस, इनका समाधान क्या किया है, पेश किया है। दोबारा सुन लीजिए, बीएसएनएल ने 5G FWA लॉन्च किया है। एक मिनट, सॉरी, एक मिनट रुकना, ठीक हो नहीं। तो बीएसएनएल ने 5G FWA लॉन्च किया है, जिसमें 5G रेडियो टेक्नोलॉजी का यूज करके फाइबर जैसी जो स्पीड के साथ क्या हो रहा है, भारत का पहला सिमलेस फिक्स्ड वायरलेस 5G सॉल्यूशंस क्या कर रहे हैं, पेश किए जाएंगे, मतलब रिप्रेजेंट किया जाएगा, दिखाया जाएगा। राइट, यह पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो होगा, क्योंकि ये बात हो रही है सॉल्यूशन की, ठीक है, तो जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन कंपनी प्रोवाइड कराएगी बीएसएनएल, वो पूरा का पूरा क्या रहेगा, स्वदेशी रहेगा। स्वदेशी रहेगा यानी कि यह आत्मनिर्भर भारत के, यह आत्मनिर्भर भारत के, जो आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा पहल है, जो हमारा इनिशिएटिव है, उसके अंतर्गत इसको विकसित किया जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है, क्लियर पॉइंट। बस ये थोड़ा सा न्यूज़ था, छोटा सा ही था। बीएसएनएल के बारे में आपको मैंने पूरी केसेस दी रहेगी, तो कभी फुर्सत होगी तो बीएसएनएल को शुरू से बताएंगे कि एक ऐसा मंत्रालय जो हमेशा हमेशा प्रॉफिट में रहा, जिसने दुनिया के सबसे ज़्यादा दुनिया भर के पैसे कमाए भारत में। भारत का एक ऐसा मंत्रालय था जो जब सब मंत्रालय घाटे में चले करते थे, तब बीएसएनएल का मंत्रालय, बीएसएनएल प्रॉफिट दिया करता था। उसमें इतने घोटाले हुए कि उसको बंद करने की नौबत तक आ गई। ठीक है, अभी हालांकि रिपोर्ट्स ये है कि क्वार्टरली के आधार पर 2 क्वार्टर से बीएसएनएल प्रॉफिट कर रहा है और लगभग 260 करोड़ प्रॉफिट बनाया है बीएसएनएल ने, यानी कि बीएसएनएल दोबारा से खड़ा हो रहा है, अब वो प्रॉफिटेबली काम भी कर रहा है। तो देखेंगे अभी केस स्टडी का मौका मिलेगा तो। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज क्या है कि सुब्रमण्यम रमन ने पीएफआरडीए के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। पीएफआरडीए क्या होता है, मेरे को बताया कोई? पीएफआरडीए होता है कि जो हमारी पेंशन होती हैं उनके रेगुलेशन से संबंधित क्या है, एक संस्थान है, रेगुलेटरी बॉडी है, जो क्या करता है, पेंशन को रेगुलेट करता है। अभी हम समझेंगे इसे भी। तो 20 जून 2025 को श्री शिव सुब्रमण्यम रमन ने पेंशन फंड नियामक एंड विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। इससे पहले यह कहाँ काम किया करते थे? इससे पहले यह भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय में उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। ठीक है साहब, अगर मैं बात करूं कार्यकाल को लेकर, तो इनका कार्यकाल रहेगा लगभग 65 वर्ष। 65 वर्ष की आयु ये हम कवर कर चुके हैं शायद, 65 वर्ष की आयु तथा 5 वर्ष, जो भी पहले हो जाएगा, जो भी पहले आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग का कार्यकाल रहेगा। ठीक है, जो भी पहले हो जाएगा वह इनका कार्यकाल रहेगा। राइट, क्लियर पॉइंट। पीएफआरडीए की अगर हम बात करें, पीएफआरडीए कब स्थापित हुआ है? 2003 में इसको स्थापित किया गया। कब स्थापित किया है? 2003 में इसको स्थापित किया है। अगर हम बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर रहेगा नई दिल्ली। कहाँ पे रहेगा? नई दिल्ली। कहाँ पे रहेगा साहब? नई दिल्ली में रहेगा। क्या है ये? रेगुलेटरी बॉडी है किसकी? पेंशंस की। ठीक है, नाम से पता चल रहा है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी।
राइट, क्लियर है पॉइंट, पता चल गया। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 19 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ है कि 11 जून 2014 को पहली बार संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया था। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। किसने घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र ने किया है। 2014 से हम मना रहे हैं। कब से मना रहे हैं? 2014 से मना रहे हैं। किसको? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को। 21 जून की तारीख इसलिए चुनी गई है क्योंकि यह ग्रीष्म संक्रांति होती है और उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे लंबा दिन होता है। अब की बार 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, यह थीम है इस वर्ष का। क्लियर पॉइंट, क्लियर। इन सत्रों का नेतृत्व नरेंद्र मोदी 2021-2025 को विशाखापट्टनम से करेंगे। यानी कि जो सत्र का आयोजन होने वाले हैं, जो प्रोग्राम्स होने वाले हैं, उनका आयोजन कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 21 जून 2025 को किया जाएगा। कहाँ से? विशाखापट्टनम से किया जाएगा। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि योग दिवस की पहल भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी, जिसे 2014 में क्या किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र ने घोषित कर दिया है। ठीक है, अब तक 10 बार हो चुका है, अब 11वां संस्करण मनाया गया है। अब आइए, मिजोरम ने बहुभाषी शासन के लिए भाषणी के साथ समझौता किया है। डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग और मिजोरम सरकार ने बहुभाषी शासन को बढ़ावा देने के लिए मूल भाषा प्रौद्योगिकी के माध्यम से मिजो समुदाय को सशक्त बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। न्यूज़ ये है, न्यूज़ सिंपल सी है कि जो शासन है उसको सशक्त करना है, यानी कि जो मिजो समुदाय है उनके लिए लैंग्वेज बैरियर ना बने, इसके लिए क्या किया गया है? भाषणी ने मिजोरम सरकार के साथ क्या किया है? MOU साइन कर लिया है, यानी कि जो लैंग्वेज बैरियर खत्म हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, यानी कि अब से क्या होगा, इस पहल के माध्यम से आप समझो कि जो सरकारी सेवाएं हैं, योजनाएं हो गई, सूचना हो गई, इन सब में जो इन सब का जो डाटा रहेगा, जो लैंग्वेज रहेगी, वो अब मिजो लैंग्वेज में भी होगी। यानी कि मिजो लैंग्वेज का जो समुदाय है, जिसको मिजो लैंग्वेज ही आती है, वह भी अपनी सरकारी सेवाएं, योजनाएं और जो भी सूचनाएं दी जाती हैं उसको समझ सकता है, पढ़ सकता है। ठीक है, यानी कि भाषणी के माध्यम से अब लैंग्वेज बैरियर नहीं रहेगा। ठीक है साहब, क्लियर है पॉइंट। मिजो सरकार ने किया है तो मिजो समुदाय के लिए स्पेसिफिक ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, भाषणी क्या है मुझे बताइए, भाषणी क्या है? अगर हम बात करें भाषणी क्या है, भाषणी क्या है बताइए। भाषणी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जो भाषाएं हैं, जो सामग्री है, उनको अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा सकता है, अनुवादित किया जा सकता है। सिंपल बात, यानी कि दोबारा सुन लीजिए कि भाषणी के माध्यम से अलग अलग, एक मिनट, भाषणी के माध्यम से अलग अलग प्लेटफॉर्म पर क्या किया जा सकता है? अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसफर किया जा सकता है डाटा को। ठीक है, यह किस मंत्रालय के अंतर्गत डेवलप किया गया है? इसे इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना मंत्रालय, किसके अंतर्गत? इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना मंत्रालय के अंतर्गत विकसित किया गया है। इसके लिए स्पेसिफिक मिशन था, उस मिशन स्पेसिफिक मिशन था राष्ट्रीय भाषा मिशन। किस मिशन के अंतर्गत इसे विकसित किया गया है? किस मिशन के अंतर्गत? राष्ट्रीय भाषा मिशन। कौन सा मिशन? राष्ट्रीय भाषा मिशन के अंतर्गत इसे विकसित किया गया है। दोबारा सुन लीजिए, भाषणी क्या है? भाषणी एक प्लेटफॉर्म है जहां पर जो डाटा होता है, जो सामग्री आपको देखने को मिले, जो भी डाटा रहेगा, किसी भी वेबसाइट का कुछ भी सूचना हो, ठीक है, किसी मंत्रालय की सूचना हो, वो सब डाटा को ये क्या करेगा? अलग अलग लैंग्वेज में क्या कर सकता है? अनुवादित कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है। इसी के लिए मिजो सरकार ने क्या किया है? कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, MOU साइन किया है भाषणी के साथ, ताकि जो मिजो समुदाय है उसके लिए डाटा उपलब्ध हो सके। कि जो डाटा वो सूचना प्रोवाइड कराते हैं अपनी प्रजा के लिए, लोगों के लिए, मिजो समुदाय के लिए, उससे संबंधित सूचनाएं, कुछ योजनाएं हो गई है ना, तो उन सब में
उन सब में जो डाटा है उनकी उपलब्धता अब मिजो भाषा में भी होगी। इससे क्या होगा, इससे तो नागरिकों की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। उनको पता रहेगा कि हमारे लिए किया गया है, तो क्या वो पार्टिसिपेट करेंगे, आगे बढ़ के आएंगे। दूसरा, पारदर्शिता को भी इससे बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि अब दो लोगों के बीच में जो एक बैरियर था वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी सरकार और प्रजा के बीच में जो बैरियर था लैंग्वेज का वो हट जाएगा। अब लैंग्वेज बैरियर नहीं रहेगा। अब आइए नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज क्या है? नेक्स्ट न्यूज हमारा है कि भारत की ऊर्जा संक्रमण रैंक अभी WEF कहाँ पे, हाँ ये रहा। WEF ने एक सूचकांक जारी किया है जिसमें भारत की रैंक 71 थी। ये न्यूज़ हम कवर कर चुके हैं पहले भी। ठीक है, तो भारत की रैंक कितनी है? 71 है, जो पहले 63 थी लास्ट ईयर। अब की बार कितना हो गया है? 71 हो गया है, जो कि हमें दिखाई दे रहा है कि रैंक खराब हुई है। बट इसके बाद भी ऊर्जा दक्षता, निवेश क्षमता और स्वच्छ ऊर्जा अपनाने में प्रगति को दर्शा रहा है, क्योंकि ओवरऑल यह दिखा रहा है क्या, ऊर्जा संक्रमण की रैंक दिखाता है। बट जो एफिशिएंसी है, जो क्वालिटी है ना, जो इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है, उन चीज़ों को ये नहीं दिखा रहा है जिनमें हमें प्रगति देखने को मिल रही है, जिनमें हमें प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो रैंक बेशक कम हुआ है, लेकिन हमें लगातार दिख रहा है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट चला रहे हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, स्वच्छता को हम फोकस कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चाहे हम बात करें इथेनॉल की, चाहे हम बात करें हाइड्रोजन ऑयल की। ठीक है, तो हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। राइट, एफिशिएंसी भी हमारी बढ़ रही है धीरे धीरे, क्योंकि हमने भी हाल ही में टारगेट जो 20% इथेनॉल मिलाने का, तो उसको अचीव किया है। ठीक है, तो हमारे टारगेट्स भी हम पूरे कर रहे हैं। तो रैंक खराब हुई है, बट हमारी जो क्षमता है वो बढ़ रही है। वो ये रिपोर्ट कह रहा है भारत और चीन ने बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक सुधार दिखाया है। ये रिपोर्ट ये कह रही है कि भारत और चीन दो देश हैं जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, और उन्होंने सबसे अधिक सुधार हमें देखने को मिला है। स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क, ये कौन है? शीर्ष पर रहने वाले हैं। इनकी स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क ये फर्स्ट रैंकर हैं, जो इसमें इस रिपोर्ट के माध्यम से रैंक फर्स्ट आए। ठीक है साहब, क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? क्लियर पॉइंट। अगर मैं बात करूं, जैसे कि भारत हो गया, चीन हो गया, है ना, और हम यूएसए, EU और जापान, ऐसे 4-5 देश मिला लो, तो लगभग यह कंट्रोल करते हैं 50% एनर्जी का। कितना करते हैं? लगभग 50% एनर्जी को ये कवर करते हैं, कंट्रोल करते हैं। दोबारा सुन लीजिए, भारत, चाइना, अमेरिका, जापान और EU कंट्री, यूरोपीय संघ के देश। ठीक है, तो ये 5 लोग मिलके दुनिया की लगभग 50% जो एनर्जी है उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इससे संबंधित कुछ और भी सूचकांक जारी किए गए हैं, जैसे कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। इसमें भारत का रैंक कितना है? 131 है, और शीर्ष पर कौन है? आइसलैंड है। ठीक है, इसे कौन जारी करता है? WEF। कौन जारी करता है? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। जो ये रहा, कहाँ पे है? हाँ, यही वाला, ये रहा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, तो यहां से देख लेना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसी तरीके से एक और रिपोर्ट हमें दिख रही है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। फिनलैंड शीर्ष पर है, और भारत की रैंक कितनी है? भारत की रैंक है 118। इसे कौन जारी करता है? तो इसे जारी करते हैं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और दूसरा UN। कौन? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्लस UN। कौन कौन जी? ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्लस UN। ठीक है, क्लियर? दूसरी अगर हम बात करें, नेक्स्ट रिपोर्ट हमारा है ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस रिपोर्ट। इसमें पोलैंड
जो फर्स्ट रैंक इसकी है चाइना लाइफ इंश्योरेंस, सेकंड है भारत का LIC इंश्योरेंस, थर्ड है। यानी कि ये फाइनेंस जो इंश्योरेंस है उससे संबंधित है। ठीक है साहब। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 टॉप 100 2025 रिपोर्ट। ठीक है। पोलैंड फर्स्ट है, चाइना लाइफ इंश्योरेंस सेकंड है और भारत का LIC थर्ड है। ठीक है, क्लियर। इस तरीके से भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 796 रैंक है और डेनमार्क शीर्ष पर है। डेनमार्क शीर्ष पर है। इसको जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी राइटिंग खराब आ गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है साहब, क्लियर। तो ये थी जो हाल ही में कुछ सूचकांक, कुछ इंडेक्स जारी किए गए थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है। सो आई रिक्वेस्ट कि सबको रीड कर लेना और याद कर लेना भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, किसने जारी किया, भारत की रैंक क्या है, ऐसे आ सकता है, किसने जारी किया था, सीट्स पर कौन है। ठीक है। तो ऐसे 3-4 तरीके से क्वेश्चन आपको ट्विस्ट कर सकता है। सो आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे क्योंकि आपने पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज हमारा है कि G7 शिखर सम्मेलन हुआ है। कहां पे हुआ है? कनाडा के कनाडिस्क से। ठीक है, कहां पे हुआ है? कनाडिस्क से। ठीक, कि ये कौन सा सेशन था? 51वां सेशन था। कौन सा सेशन है? 51वां सेशन है और कनाडा ने इसकी मेजबानी की है। कनाडा ने कनानासिस्क अल्बर्ट में 51वां शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जहां G7 देशों कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका। कौन कौन देश है G7 में? G7 में कौन कौन से देश हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका। दोबारा सुन लीजिए, अमेरिका, यूके, जापान, इटली, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा। तो G7 कंट्रीज हैं। ठीक है, क्लियर। शिखर सम्मेलन की अगर हम बात करें G7 के बारे में समझें तो G7 को 1975 में स्थापित किया गया था फ्रांस के एक शहर में रैम्बोइलेट में किया गया था। रैम्बोइलेट यह लिखा हुआ है यहाँ पे। रैम्बोइलेट में G6 के रूप में इसको स्थापित किया गया था। हालांकि जब कनाडा 1976 में कनाडा को इसमें क्या कर लिया? एडमिट किया गया, यानी एडमिशन दिया गया, तो ये बन गया G7। और इसी तरीके से 98 में रूस को इसमें शामिल किया गया, तो ये बन गया G8। बट जब रूस ने 2014 में क्रीमिया एनेक्स किया तो क्या कर दिया? उसकी जो सदस्यता है उसको सस्पेंड कर दिया है और यह बन गया है G7। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया है, राइट। यानी कि जो मैंने बोला है वो यहाँ पे सब लिखा हुआ है। ठीक है, हो सकता है लाइन इधर उधर हो कुछ। अगर मैं बात करूँ, एक सिंपल फैक्ट और समझ सकते हैं कि सिंपल फैक्ट समझे कि कनाडा ने सातवीं बार G7 शिखर सम्मेलन की क्या किया? अध्यक्षता की है। कितनी बार की है? 7वीं बार। 7 टाइम्स ये कर चुके हैं, 7 टाइम्स। ठीक है साहब, 7 टाइम्स। क्लियर पॉइंट। अगर हम जनसंख्या के लिहाज से देखें तो यह दुनिया की लगभग 10% जनसंख्या को कवर करता है और लगभग 44% वर्ल्ड जीडीपी का लगभग 44% कवर करता है। कौन? G7। ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर पॉपुलेशन की बात करें, हम जनसंख्या की बात करूं तो वर्ल्ड का 10% ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है साहब। तो ये इसकी एक अलग छाप है जो आपको दिखेगी। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि लगभग दुनिया की आधी, 44%, लगभग आधी इकोनॉमी को ये कंट्रोल करते हैं लोग। तो सिंपल सी बात है कि दुनिया में क्या होगा, किस तरीके से होगा, तो उस चीज को भी ये दिशा देंगे कि बहुत सारे रिसोर्सेज इनके कंट्रोल में है। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज हमारा है कि इसरो ने 511 करोड़ रुपए के सौदे में रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी HAL को SSLV तकनीक बनाने का हस्तांतरण कर दिया है। SSLV क्या होता है? स्मॉल स्केल लॉन्चिंग व्हीकल, यानी कि छोटे उपग्रह सैटेलाइट, यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल।
देखिए छोटे जो सैटेलाइट होते हैं उनको लॉन्च करने के लिए स्मॉल लॉन्च व्हीकल की जरूरत होती है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा रहेगा तो क्या होगा, ईंधन खर्च ज़्यादा होगा और अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो छोटा रहेगा तो एफिशिएंस रहेगा, कम ईंधन में चला जाएगा, निर्माण क्षमता मैन्युफैक्चरिंग में कम लगेगा पैसा। तो ओवरऑल छोटे सैटेलाइट के लिए, छोटे लॉन्चिंग व्हीकल बनाने के लिए HAL को कॉन्ट्रैक्ट दिया है इसरो ने। ठीक है, सिंपल सी न्यूज़ ये है, आप पढ़ सकते हैं। हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड ने इनस्पेक्स के नेतृत्व में एक प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया में शीर्ष बुलंदाता के रूप में इसरो के छोटे उपग्रह प्रशिक्षण यान के निर्माण के लिए 511 करोड़ का सौदा हासिल किया है। यानी कि HAL को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, इस कॉन्ट्रैक्ट में HAL क्या है, संपूर्ण प्रक्षेपण प्रणाली का स्वामित्व, निर्माण और व्यवसायीकरण करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। यानी कि HAL पहली भारतीय कंपनी बन गई जो क्या करेगी, प्रक्षेपण यान को क्या करेगी, उसका स्वामित्व रखेगी, निर्माण करेगी और उसका कॉमर्शलाइजेशन भी करेगी। यानी कि निर्यात वगैरह भी हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि मैन्युफैक्चर करना है, कॉमर्स के लिए भी देख सकते हैं, निर्यात वगैरह के लिए देख सकेंगे, और उसका स्वामित्व भी किसका रहेगा, कंपनी का रहेगा। ठीक है, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौता HAL, इसरो, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और इंस्पेक शामिल हैं, जिसमें इसरो अगले 2 वर्षों में पहले 2 SLV रॉकेटों के लिए पूर्व प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करेगा। सिंपल मीनिंग में कि जो पहले 2 वर्ष में जो पहले 2 SSLV बनेंगे उसमें इसरो की टीम पूरी तरीके से हेल्प करेगी, उसके बाद ये खुद से मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये तो ऐसा कोई था नहीं, पर हाँ इसमें ये चीज़ आप याद रख सकते हैं कि कौन कौन सी पार्टी शामिल है। तो HAL, इसरो और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL, और फोर्थ कौन सी है, आई स्पेस। तो 4 पार्टी हमें देखने को मिल रही है जब हम बात कर रहे हैं SSLV के मैन्युफैक्चरिंग की। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, नेक्स्ट न्यूज़ सिंपल सा है कि भारत की माया राजेश्वरन ने जर्मनी में महिला एकल ITF जेंडर ग्लैडबैक का खिताब जीता है। टेनिस में भारत की माया ने जर्मनी महिला एकल ITF ग्लैडबैक खिताब जीत लिया है। यह 16 वर्षीय है और इन्होंने स्विट्जरलैंड की नोएलिया मांटा को हराया है। ठीक है, नोएलिया मांटा को इन्होंने हराया है और जीता किसने है, माया राजेश्वरन ने। कहाँ की है, भारत की है, टेनिस है। ठीक है, और जे लिखा हुआ है, जे मीन्स होता है जूनियर, ये जूनियर का गेम है, ये जूनियर वाला गेम है। ठीक है साहब, तो आज का सेशन यहीं तक था। सो क्लोज करते हैं आज की क्लास। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप सभी को मज़ा आ रहा होगा और आप गर्मी के आनंद ले रहे होंगे। ठीक है, सो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच।